नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इन चैप्टर को बढ़ाया गया है और इसमें आज हम लोग बात करेंगे सक्सेसर ऑफ शिवाजी के बारे में कि शिवाजी के मरणोपरांत कैसे उनके सक्सेसर में झगड़े हो गए, कौन राजगद्दी पर बैठेगा, इसके बारे में बड़े झगड़े हुए। उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि गद्दी की लड़ाई कैसे हुई, कौन राजा बना और कौन राजा नहीं बना। इसी के साथ आज हम लोग उसमें बात करेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, अफगान शासक की। तो आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन भी करेंगे, लिखेंगे भी और इसको अच्छे से समझेंगे भी। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, जिसका टाइटल है शिवाजी के उत्तराधिकारी, यानी शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको रखा गया है। ठीक है, तो जैसा मैं हर बार कहता हूं कि आप एक पेन कॉपी के साथ बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि शिवाजी के उत्तराधिकार के बारे में मैं बात कर रहा हूं, परंतु एक प्रश्न इंपॉर्टेंट था जो शिवाजी के से संबंधित था, वो प्रश्न को यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, जो पीछे वीडियो में था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिवाजी के न्याय व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कि शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन हिंदू कानून पर आधारित थी। दूसरा है अंतिम न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। तीसरा, शिवाजी के शासन की विशेषताओं में दुर्ग का महत्व, जाति पाति के भेदभाव का अभाव, जागीरदारी प्रथा की समाप्ति और अष्टप्रधान की स्थापना आदि आते हैं। चौथा है शिवाजी स्वार्थ और धर्मांधता के लिए राजशक्ति नहीं चाहते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3, दूसरा है 1, 3 और 4, तीसरा है केवल 2 और चौथा है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि सभी। ये सभी इस प्रश्न का सही आंसर है कि सभी के सभी जो थे शिवाजी के न्याय से संबंधित थे। शिवाजी के न्याय के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप विशेष ध्यान ये देंगे कि शिवाजी की न्याय व्यवस्था, जैसा कि उस पर आपके प्रश्न में लिखा गया है, ये प्राचीन हिंदू कानून पर आधारित थी। ठीक है, गाँवों में पंचायत न्यायालय की भूमिका निभाती थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक राइटर है, हिस्टोरियन है बेसिकली, उन्होंने लिखा है कि गाँव में फौजदारी के मुकदमे पटेल निपटाया करते थे। दीवानी और फौजदारी की अपील न्यायाधीश सुनते थे। शिवाजी स्वयं भी न्याय करते थे, न्याय की बातें सुनते थे। और जो अंतिम न्यायालय था, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता है। इस प्रकार शिवाजी अपने समय के एक सुदृढ़ और व्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उनके शासन की नीति का उद्देश्य केवल लोकहित था। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि वे स्वार्थ और धर्मांध के लिए राजशक्ति नहीं चाहते थे। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके राज का आधार लोकहित, न्याय और शत्रु से रक्षा करने की प्रबल इच्छा थी। शिवाजी के शासन में दुर्ग का महत्व था। आपको देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे किलाओं को जीता है। ठीक है, जाति पाति के भेदभाव का अभाव था उनके यहाँ, जागीरदारी प्रथा की समाप्ति थी, अष्टप्रधान की स्थापना, और इसमें एक और चीज़ आपने जोड़ना है कि वंशानुगत पदाधिकारियों की समाप्ति। अगर कोई व्यक्ति उसमें आमत्य या मिनिस्टर बन जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी उसमें आमत्य यानी मिनिस्टर बने ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वंशानुगत यानी डायनेस्टिकल बेसिस पे नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन सब के बारे में अगर ध्यान दें, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था सर वुलजेले हेग। उन्होंने कहा कि जितनी श्रद्धा और भक्ति जनसाधारण की शिवाजी को प्राप्त हुई थी, उतनी किसी भी शासक को प्राप्त नहीं हुई थी उस समय के। मतलब उनके कंटेम्प्रेरी शासक, जितने भी कंटेम्प्रेरी रूलर थी, जितना डिवोशन प्रजा जो थी वो शिवाजी को देती थी, दूसरे किसी को नहीं मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखेंगे। और एक इतिहासकार और थे, उन्होंने कहा था कि शासक और प्रशासक के रूप में शिवाजी को पूर्ण सफलता मिली थी। उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अपने प्रजा की भौतिक उन्नति करने का यथासंभव प्रयास किया। सत्य यह है कि शिवाजी एक राष्ट्र निर्माता थे। तो शिवाजी के महान चरित्र के बारे में ये बताया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो शिवाजी के उत्तराधिकारी से संबंधित है। तो बात यह है कि प्रश्न ये कहता है कि संभाजी 20 जुलाई 1600 ईस्वी को राजगद्दी पर आरूढ़ हुए, उनसे संबंधित कुछ कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा, संभाजी के शासनकाल में मराठों की एकता में वृद्धि हुई। तीसरा, इनके शासनकाल में अष्टप्रधान में विघटन हो गया। चौथा, राजगद्दी पर बैठने के समय से क्रूरता और विलासिता चली, वह उनकी मृत्यु तक चलती रही थी। अब इस प्रश्न से पूछा गया है कि ऊपर लिखित कथनों में से कौन कौन सा सत्य है। वास्तव में ये असत्य है। ये पूछे, इसका जो आंसर है कि कौन सा असत्य है, इसको असत्य कर लीजिए। इसमें पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है केवल दो इसमें असत्य है और सभी सत्य हैं। समझने की बात है कि इनके समय जो प्रथा चल रही थी, ठीक है, जिसमें संभाजी के शासनकाल के बारे में बताई गई है कि मराठों की शक्ति वृद्धि हुई थी, वास्तविकता ये थी कि मराठों की शक्ति का अंत हो गया था। शिवाजी के उत्तराधिकार के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि शिवाजी के मरने के बाद मराठे साम्राज्य में उत्तराधिकारियों को लेकर बहुत विवाद खड़ा हो गया था, झगड़े होने लगे थे। वास्तविकता ये थी कि शिवाजी की 2 पत्नियों से और पत्नी बहुत, मैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिवाजी की बहुत सारी पत्नियां थी। मैं उन 2 पत्नियों की बात कर रहा हूं जिनके पुत्रों ने उत्तराधिकार के नाम पर लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो शिवाजी की 2 पत्नी से 2 अलग अलग पुत्र थे, एक का नाम संभाजी और दूसरा राजाराम, यानी दोनों ये सौतेले भाई थे। शिवाजी की इच्छा थी कि उनको एक जो राजा राम थे उनको राज्याभिषेक किया जाए, उनको राजा बनाया जाए। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि संभाजी से उनका रिश्ता ठीक नहीं था। उनके जीवन के अंत काल में मैंने कहा था कि शिवाजी से इनका रिश्ता ठीक नहीं था, इसलिए शिवाजी दुखी भी थे। 1 साल ये मराठों से दूर भी रहे थे। तो इनकी शिवाजी की चाहत थी, उस इच्छा के अनुरूप 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को 10 वर्ष की अवस्था में राजा राम का अभिषेक कर दिया गया और रायगढ़ में हुआ था ये। परंतु पन्हाला के किले में कैद संभाजी ने किया क्या कि उसका जो किलेदार था, जो कि उनके प्रोटेक्शन में था, उसकी हत्या कर दी और उसका जो चीफ कमांडर था, प्रधान सेनापति हमीर राव मोहिते, उसको अपने पक्ष में मिला लिया तथा राजा राम और उसकी माता सोयराबाई को कैद करके स्वयं 20 जुलाई 1680 को गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद संभाजी गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो 20 जुलाई 1680 को गद्दी पर जब वो बैठ जाते हैं तो 16 जनवरी 1681 ईस्वी में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को राजधानी बनाई। बताया जाता है कि वह आरंभ से ही अभिमानी थे, बड़ी क्रोधी थे और भोग विलासी थे, लग्जूरियस लाइफ में बिलीव करते थे। उनका जन्म 1657 ईस्वी में साई बाई के गर्भ से हुआ था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित उनके गुरु और शिक्षक थे। इनकी पत्नी का नाम यसुबाई था, जिनसे पुत्र शाहू उत्पन्न हुए। संभाजी के शासनकाल में मराठों में एकता नहीं रही, मराठों की एकता भंग होने लगी थी। साम्राज्य में लगातार षड्यंत्र हो रहे थे, उसका दुष्प्रभाव भी हो रहा था। उसने नीलोपंत को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया था। साथ ही कन्नौज के कवि कलश नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पेशवा के पर जैसे ही कहते हैं कि पेशवा से भी उच्च पद उनको दे दिया था, ब्राह्मण को जो पोस्ट दिया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उस समय अष्टप्रधान में विघटन हो गया और गद्दी पर बैठने के समय जो क्रूरता उन्होंने स्टार्ट किया वो अपने जीवन के अंत तक चलते रहे। संभाजी के विरुद्ध एक घटना घटी थी कि राजा राम और सोयराबाई और अन्नाजी दंतो, जो उनके गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके प्रोटेक्शन में शिवाजी रहते थे, इन सबों ने क्या किया, एक संगठन बना लिया और इस संगठन को कहते हैं बड़ी क्रूएलिटी से, बर्बरता पूर्वक इन्होंने इनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। संभाजी को जंजीरा की सिद्धियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से भी संघर्ष करना पड़ा था। 1681 में औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर उनसे सहायता मांगने आया था। संभाजी ने उसे सुरक्षा दे दी परंतु सहायता नहीं की। ये याद रखेंगे, उनके जीवन और भारतीय इतिहास में मराठों के लिए ये
बदलाव का पल था। यदि उन्हें उसकी मदद की होती तो औरंगजेब के पुत्र के औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ाई होती, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ सुरक्षा दिया तो औरंगजेब का पुत्र अकबर वहाँ पे 6 वर्ष तक रहा और 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा जीतने के बाद औरंगजेब वहाँ पहुँचा और उसने अपना ध्यान संभाजी की ओर केंद्रित किया। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी के लिए मुरब्बक खां नामक एक सेनापति को 1689 में संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव में मराठा राज संभाजी और कवि कलश जिसको जो ब्राह्मण थे उनके पूरे फैमिली के सहित सदस्यों गिरफ्तार कर लिया और 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी। समझ गए मेरी बात। संभाजी के बारे में बताया जाता है कि वो योग्य सैनिक थे, परंतु उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता अच्छी नहीं थी। तो ये क्लियर हो गया, संभाजी के बारे में समझ गए। तो इसमें दूसरा जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि उसमें एकता खत्म हो गई थी। तीसरा प्रश्न कहता है कौन सा मराठा शासक होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था। आपका ऑप्शन है संभाजी, साहूजी, राजाराम द्वितीय। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है राजाराम। राजाराम गद्दी पर नहीं बैठे थे। तो इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें कि राजाराम वास्तव में 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक गद्दी पर थे। संभाजी की मृत्यु जब हो जाती है तो उनके एक पुत्र थे जिनकी उम्र थी 7 वर्ष और नाम था उनका शाहूजी। इसलिए कि संभाजी के सौतेले भाई राजाराम उनके सौतेले भाई थे, तो 9 फरवरी 1689 को गद्दी पर तो बैठ गए, मतलब मराठों ने उनको राजा घोषित तो कर दिया, लेकिन वो खुद को कहते थे क्या कि चूंकि मैं इस सिंहासन का हकदार नहीं हूँ, संभाजी का बेटा साहूजी सिंहासन का हकदार है, इसलिए मैं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो कहते हैं कि इस कारण से राजाराम सिंहासन मतलब शासक होते हुए भी कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो राजाराम एक बेहतरीन शासक था। ठीक है, उनकी उस समय मराठों की शक्ति बड़ी थी, बेहतरीन हुई थी। राजाराम मुगलों से भी संघर्ष किए, मुगलों के आक्रमण की आशंका से उन्होंने रायगढ़ छोड़कर जिंजी में शरण ली थी। कहते हैं कि 1698 तक वो जिंजी में रहे और मुगलों के विरुद्ध उन्होंने मराठा गतिविधि को केंद्र बना लिया था। ठीक है, और वहीं पर मुगलों ने भी अपनी गतिविधियों को भी केंद्र बना लिया। फाइनली 1691 में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगल सेना जिंजी का घेरा डाला और जहां पे वहां 8 वर्षों तक रहा और 1698 ईस्वी में जिंजी से भागकर राजाराम सतारा पहुंचे और उसे अपनी राजधानी बना दी। 1700 में राजाराम की सतारा में मृत्यु हो गई। राजाराम ने एक नए प्रतिनिधि का सृजन किया था। इससे हुआ क्या कि पदक्रम में पेशवा का प्रतिनिधि के बाद इस प्रकार के शिवाजी के अष्टप्रधान प्रतिनिधि सहित 9 मंत्री हो गए। अष्ट में कितने होते थे? 9 थे, लेकिन जैसे ही इन्हें नए पद की रचना की या संरचना सृजा, वैसी स्थिति में अब मंत्रियों की संख्या 9 हो गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि किस मराठा शासक ने हुकूमत पनाह तथा पंथ सचिव नामक 2 पदों की का सृजन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसके लिए पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संभाजी पहला ऑप्शन, दूसरा साहूजी, तीसरा राजाराम और चौथा शिवाजी। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भी है राजाराम। राजाराम ने ही 2 नए पदों का निर्माण किया था। एक पद का नाम था हुकूमत पनाह और दूसरा पंथ सचिव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध हुआ। ये ध्यान रखिए, खेड़ा का युद्ध, ठीक है, क्योंकि बाबर के साथ भी खेड़ा का युद्ध हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाबर का नाम नहीं है यहाँ पे। 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है शाहूजी और बालाजी विश्वनाथ, दूसरा शाहूजी और ताराबाई, तीसरा राजाराम और साहूजी, चौथा राजाराम और बालाजी विश्वनाथ। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है शाहूजी
तथा ताराबाई। अब ये ताराबाई कौन थी? ताराबाई राजा राम के बाद उसके 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय मराठा का शासक बना और राजा राम की पत्नी ताराबाई संरक्षिका बनी। क्लियर है? ताराबाई के समय मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ। कहते हैं कि वो आगे बढ़े। उसने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से छीन लिया तथा मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1707 यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब उस समय ताराबाई ही मराठों की वास्तविक नेतृत्वकर्ता बन गई। इस प्रसंग में एक बात आपको याद रखना है कि संभाजी की मृत्यु 1689 में के बाद उसके अल्प आयु जो शिशु थे, मतलब शाहू जी को बंदी बनाकर दिल्ली पहुंचा दिया गया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बहादुर शाह शासक बना। बहादुर शाह ने एक कूटनीति किया। उसने किया क्या कि मराठों को आपसी झगड़ा में फंसाने की दृष्टि से साहू जी को दक्षिण भेज दिया। साहू जी को के पहुंचते ही दक्षिण भारत में गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, जबकि अधिकांश मराठों ने साहू जी का समर्थन दे दिया। अंत में 12 अक्टूबर 1707 को साहू जी ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुए और 1708 में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, किस मराठा शासक के समय पर पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? इसकी ऑप्शन है साहू जी, दूसरा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा बाजीराव प्रथम, चौथा बालाजी बाजीराव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ को आप ऐसे जानेंगे कि जब संभाजी के पुत्र साहू 1708 में राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाई और एक नए पद का निर्माण किया और उस पद का नाम था सेना करते, और उसी पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। खेड़ा के युद्ध के बाद मराठा राज्य 2 भागों में बंट गया। उत्तर में सतारा राज्य को जो साहू के अधीन था और दक्षिण में कोल्हापुर यानी साउथ में कोल्हापुर राज्य का जो शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई के पुत्र के अधीन हो गया। शिवाजी द्वितीय के मृत्यु उपरांत राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। इन दोनों प्रतिद्वंदी शक्तियों में सतारा और कोल्हापुर के मध्य शत्रुता का अंत 1731 में एक संधि के द्वारा हुई थी और इस संधि का नाम था वारणा की संधि। इस संधि में व्यवस्था की गई कि उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी पर साहू शासन करेंगे और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी उस पर संभाजी द्वितीय का अधिकार होगा। यह बात जानकारी है में रखना है कि साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति के साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो ये बात याद रखना है, कालांतर में बालाजी और उसके उत्तराधिकारी मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए और छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बालाजी विश्वनाथ के समय ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि दक्षिण भाग में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के दत्तक पुत्र राजाराम द्वितीय को ताराबाई द्वारा छत्रपति बनाया गया। 1750 में बालाजी बाजीराव से राजाराम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई। इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया और मराठा छत्रपति सतारा के नाम मात्र के शासक रह गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 7वां प्रश्न, पेशवा के समय मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ। इनसे संबंधित वाक्यों पर विचार करें। पहला कहता है कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1719 ईस्वी में बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के साथ दिल्ली की संधि की। तीसरा है इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
चौथा है बाजीराव प्रथम 1720 से 40 समय मराठा की शक्ति में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अर्थात बाजीराव प्रथम जो 1720 से 40 तक थे, उस समय मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष मतलब स्काई टच कर रही थी, इतनी बढ़ गई थी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य है। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा केवल 3 और चौथा है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है सभी, यानी जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी के सभी सत्य हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। इनके समय में कोंकण के एक ब्राह्मण थे जो आज भी अपनी बुद्धि और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पूर्वज जंजीरा राज्य में श्रीवर्धन के वंशानुगत कर संग्रह करता थे, मतलब टैक्स कलेक्टर थे। बालाजी के कर संबंधी ज्ञान के कारण इन्हें मराठों के अधीन कार्य करने का अवसर मिला। 1696 में वो पूना के सभासद थे। प्रारंभ में बालाजी मराठा सेनापति धनाजी जादव की सेवा कर रहे थे। धनाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो थे चंद्रसेन यादव ताराबाई के पक्ष में मिल जाने के कारण बालाजी विश्वनाथ साहू की सेवा में गए। साहू के राज्याभिषेक की प्रमुख भूमिका अदा करने के कारण 1708 में साहू जी ने बालाजी को सेनापति यानी सेना करते और 1713 में पेशवा नियुक्त कर दिया। जब वो पेशवा बन जाते हैं तो उन्होंने किया क्या कि अपनी कूटनीति का प्रयोग किया तथा सेनापति चंद्रदेव जादव को ताराबाई का विश्वास पात्र था ताराबाई का, उसको हरा दिया। साथ ही उसे पश्चिमी घाट की सीमा रक्षक कन्हौज यांगड़े को बिना युद्ध किए साहू की ओर मिला लिया। एक ओर इन्हें सिद्धि अंग्रेज और पुर्तगालियों के शत्रुता का दबाव डाल, दूसरी ओर कान्हा जी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगा दी, जिससे एक मराठा संघ में नई शक्ति उत्पन्न हो गई। बालाजी बहुत दिमाग वाले थे तो उन्होंने अपनी सूझबूझ और कौशल का प्रयोग किया और दिल्ली दरबार में चल रहे षड्यंत्रों का लाभ उठाकर मुगल और मराठों के मध्य एक समझौता किया, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई। 1719 ईस्वी में बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली से दिल्ली की संधि की और उसमें कुछ शर्तों के साथ संधि को हस्ताक्षरित कर दिया। तो संधि को आप ढंग से समझ लेंगे कि संधि में वो सारे प्रदेश जो दुर्ग और शिवाजी और स्वराज में के अंतर्गत आते थे साहू जी के अधिकार में आ गए। साहू जी चौथ के बदले सम्राट को 15,000 सैनिकों की सहायता प्रदान करेंगे। यही सारी बातें लिखी हुई थी। साहू मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक भेंट के रूप में अदा करेंगे। यही सारी बातें हुई और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हुई थी, मुगल सम्राट शाहू की माता येसुबाई, पत्नी सावित्री बाई, भाई मदन सिंह तथा उनके अन्य संबंधियों को कैद से मुक्त कर दिया गया। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे इनके समय में, बालाजी विश्वनाथ के समय में सभी चीजें आगे बढ़ने लगी। फाइनली 2 अप्रैल 1720 को बालाजी की अचानक मौत हो गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का 8वां प्रश्न। किसने कहा था अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को निकाल दें और हिंदुओं की अमर कृति प्राप्त करें? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह है बाजीराव प्रथम, दूसरा संभाजी द्वितीय, तीसरा साहू जी, चौथा शिवाजी द्वितीय। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम इन्होंने ही कहा था। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष थी, परंतु उनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। उनके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगा था। इसी कारण कहा जाता कि बाजीराव पेशवा के अंतर्गत इनकी चरमोत्कर्ष बढ़ने लगा। उनका प्रथम उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके ऐसी स्थिति निर्माण कर लिया जाए जिससे विभिन्न मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर रहें और उस निर्भरता की वशीभूत एक दूसरे के साथ सहयोग करें। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि गिरते हुए मुगल साम्राज्य को खंडहरों पर भारत में मराठा राज्य की स्थापना कर देना है। इसी संदर्भ में बाजीराव ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकालें और क्या करें, हिंदुओं के लिए अमर कृति प्राप्त कर लें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज इनसे जोड़ लीजिएगा कि
इन्होंने कहा था कि हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फैरने लगेगी। बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का विचार अपनाया था और इसे लोकप्रिय बनाया था। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का 9वां प्रश्न है, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की पहली जीत कौन सी थी? ऑप्शन है आपका बुंदेलखंड का विजय, दूसरा बसीन का विजय, तीसरा मालवा का विजय, चौथा गुजरात का विजय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बसीन का विजय। देखिए, जब ये संभाजी द्वितीय जब बन जाते हैं तो उसके बाद बहुत से युद्ध हुए, जिसमें पहला मालवा का युद्ध विजय था। मालवा आधुनिक उज्जैन यानी प्रेजेंट में जो उज्जैन है या विदिशा है, ये सब एरिया था। ठीक, उस समय बालाजी विश्वनाथ 1719 में अपनी कूटनीति का सहारा लेकर मालवा पर अधिकार कर लिए थे। 1728 में मालवा पर मराठों ने भी आदाजी पावर और मल्हार राव के नेतृत्व में आक्रमण किया और यहाँ के सूबेदार थे गिरधर बहादुर को अमझेरा का युद्ध में पराजित कर दिया, जो चिमना जी के हाथों मारे गए थे। उनके चचेरे भाई दया बहादुर भी इस युद्ध में मारे गए थे। मालवा पर मराठों का आधिपत्य हो गया उसके बाद, और 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि से मुगल बादशाह के वजीर निजामुल उल मुल्क को मालवा मराठों को सौंप दिया गया। इसके बाद बुंदेलखंड का विजय आप देखें तो बुंदेलखंड का विजय 1728 के आसपास में हुई थी। बुंदेलखंड के राज्यों में मुगलों के इलाहाबाद की सूबेदारी थी, याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, बुंदेलखंड के विजय से संबंधित एक बात आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, जिसमें मूवी भी आई थी कुछ समय पहले, मस्तानी। कहते हैं कि 1728 ईस्वी में 1728 में मराठों ने मुगलों द्वारा विजित सभी बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया तथा छत्रशाला को वापस कर दिया, जिससे कृतज्ञ होकर छत्रशाला ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया और दरबार में एक सुंदर नर्तकी मस्तानी को पेश किया गया। जो लोग थे उन देखकर उनको आश्चर्यचकित हो गए। बाकी इनकी सुंदरता की चर्चा मराठों में बहुत रही है और आपने मूवी में देखा भी हो कैसे इनका रोल मराठा बाजीराव पे पड़ा था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा शासक कौन था? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, साहू जी, बालाजी बाजीराव दूसरा, पहला साहू जी है, दूसरा बालाजी बाजीराव, तीसरा शिवाजी द्वितीय और चौथा है संभाजी। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उस समय पानीपत के तृतीय युद्ध के समय क्या थे? तो मराठों के शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये कहते हैं कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। यह कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध किसमें लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से था और मराठों के बीच। मराठों का शासक कौन था उस समय? बालाजी बाजीराव। यह युद्ध प्रमुख रूप से मुगल बादशाह की दुर्बलता और उसके सरदारों के दो दलों में विभाजित होना और मराठों का मुगल बादशाह को सहायता देने का वादा करना, उससे भी अधिक उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार की महत्वाकांक्षा, ये सब कारण बन गए थे अहमद शाह अब्दाली को भारत की विदेशी मुसलमान को सहायता की नीति, मतलब आपस ये सारे कारण जो बन रहे थे, इस कारण से अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आया और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली को कमिट किया गया था कि आपको सबका सब एरिया दिया जाएगा। कहा जाता है कि अगर दूसरी ओर देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली की भारत में विदेशी मुसलमानों को सहायता देने की नीति और पंजाब और मुल्तान आदि पर अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा आदि के कारण वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव का नाबालिग बेटा विश्वासराव नेतृत्व कर रहा था, परंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। युद्ध के बीच में ही मल्हार राव होलकर मैदान छोड़कर भाग गए। इब्राहिम गर्दी के तोपखाने ने अब्दाली का सेना का बहुत हानि पहुंचाया, परंतु शाम तक संपूर्ण मराठा सेना भाग गई अथवा कत्ल कर दी गई। पेशवा के जो सबसे बड़े पुत्र थे विश्वासराव, सदाशिवराव, जसवंतराव, तुकाजी सिंधिया, ये सभी लोग युद्ध में मारे गए। इब्राहिम गांधी और जनकाजू सिंधिया बाद में कत्ल कर दिए गए। महादेजी सिंधिया घायल होकर भाग गए। दूसरे दिन तक मराठों ने उनका कत्ल जारी रखा। ऐसे कहते हैं, मराठों का कत्ल दूसरे दिन तक जारी रहा था।
पानीपत के तृतीय युद्ध में। पानीपत के तृतीय युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, जैन सरकार, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें कोई ना कोई एक, संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें कोई ना कोई एक संबंधी ना खोया हो। कुछ तो परिवार ऐसे थे जो सर्वनाश हो गए थे। पानीपत के जो प्रत्यक्षदर्शी एक इतिहासकार है काशीराज पंडित ने, उनके शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी युद्ध सिद्ध हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों के पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी ने कूटनीति से दिया था, कूट तरीके शब्द से। इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने खबर क्या भिजवाई थी कि 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। यानी जितनी भी बातें उसने बताई, विध्वंस से लेके सारा चीज़ कोर्ट में बता दिया और बता दिया बालाजी विश्वनाथ को कि यहाँ पर हम लोग हार गए हैं। एक इतिहासकार और हैं जिनका नाम आप रखेंगे आर.बी. सरदेसाई। वो लिखते हैं और इतिहास की अपनी पुस्तकों में कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। अर्थात जब मराठे शासन नहीं करेंगे तो इस युद्ध ने, अब मराठे शासन नहीं करेंगे, अब इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ दे दिया था। यानी भारतीय इतिहास में सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। तो ये जो बातें हैं इनके उत्तराधिकार से संबंधित हैं। आपने ध्यान क्या रखना है कि इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका, वो अंग्रेज और मराठों के